वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बैंकर्ट लीजन, जो कि शोल्डर में होता है, कंधे में होता है। उसके पहले हमें ये जानना है कि कंधा क्या होता है और बैंकर्ट लीजन अगर हो रहा है तो कंधे में किस कारण से होता है। आज हम इस बारे में देखेंगे। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट क्या होता है। तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, जो हमारा कंधा होता है, वो दो बोन से मिलकर बना होता है। पहला हमारा ह्यूमरस और दूसरा होता है स्कैपुला। ह्यूमरस जो होती है हमारी हाथ की हड्डी होती है और स्कैपुला जो होती है हमारे पीछे की तरफ एक हड्डी रहती है, नेक के पास, गर्दन के पास, उसे हम कहते हैं स्कैपुला। और ये हमारी बॉडी में वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉइंट में से एक है। और मैं आपको इसमें स्लाइड में दिखाती हूँ कि ये है हमारी ह्यूमरस, कंधे की हड्डी, और ये है हमारा स्कैपुला जो कि पीछे हड्डी रहती है वो। और इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं इस जॉइंट को क्योंकि जो हमारा ह्यूमरस है उसका हेड जो है ये बॉल के आकार का होता है, और जो हमारी स्कैपुला है वो उसको सॉकेट की तरह पकड़ के रखती है, इसलिए हम इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। अब ये जो जॉइंट होता है इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो बॉल है हमारे ह्यूमरस का वो छोटा होता है सॉकेट से। सॉकेट हमारा छोटा है और जो हमारा ये बॉल है वो बड़ा है। बॉल हमारा बड़ा रहता है और सॉकेट जो होता है वो छोटा रहता है। तो इसका प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती है इस जॉइंट की, इसीलिए इसमें एक चारों तरफ से रिम पाई जाती है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रहती है। उसे हम कहते हैं ग्लिनोइडम लैब्रम, जिसे हम ग्लिनोइड लैब्रम कहते हैं। एक रिम होती है, फाइब्रोकार्टिलेज रिम बनी होती है इस जॉइंट के चारों तरफ, जो इस बॉल को एक्स्ट्रा मूवमेंट प्रोवाइड करती है, लार्जर स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि ये अपने पूरी तरीके से मूवमेंट कर सके। इस जॉइंट में कैप्सूल भी होता है इसके चारों तरफ। इस जॉइंट में चारों तरफ से कैप्सूल भी होता है जिसे जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। काफी लिगामेंट और मसल्स इसको होल्ड करके रखती हैं ताकि इसकी स्टेबिलिटी रहे। और इस जॉइंट कैप्सूल के बाद उसमें एक लेयर होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि साइनोवियल फ्लूइड डिस्चार्ज करती है, जो कि सभी तरीके के साइनोवियल जॉइंट्स में रहता है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड, ये उन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो ये फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड, उन दोनों बोन के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण ना हो, इस कारण वो फ्लूइड वहां पे रहता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है शोल्डर डिसलोकेशन। हमने शोल्डर जॉइंट देख लिया कि क्या होता है, और जो हमारी ग्लेनोइड लैब्रम है वो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करती है। क्यों करती है ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि शोल्डर का डिसलोकेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। तो शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो हमारा बॉल है वो सॉकेट से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अपनी पोजीशन से अलग हो जाता है, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो उसे हम कहते हैं शोल्डर का डिसलोकेशन। शोल्डर का उसके सॉकेट से अलग हो जाना उसे हम कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। ये दो टाइप का होता है। पहला होता है एंटीरियर फॉरवर्ड, मतलब कि आगे की तरफ। इसमें क्या होता है, जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस रहता है, जो हमारे कंधे की हड्डी का जो बॉल रहता है वो सॉकेट से आगे की तरफ चला जाता है। मैं इसको इमेज में आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल जॉइंट की पोजीशन है और एंटीरियर डिसलोकेशन में ये आगे की तरफ आ गया। ये जो बॉल है इसने सॉकेट को छोड़ दिया और ये आगे की तरफ आ गया है, इसे हम कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन। अब इसके बाद दूसरा आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो सॉकेट से ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ चला जाता है। वो अपने सॉकेट को छोड़ के
सॉकेट से ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ चला जाता है, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। मैं इमेज में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल जॉइंट है। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारा बॉल है वो सॉकेट को छोड़ते हुए पीछे की तरफ चला गया, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन। अब ये डिसलोकेशन कैसे होते हैं, इसका होने का मैकेनिज्म क्या है, कॉज क्या है, वो हम देखते हैं। एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन कैसे होता है, तो अगर आपके कंधे पर बाहरी फोर्स बहुत तेजी से आए और उस समय अगर आपका हाथ अबडक्टेड मतलब कि शरीर से अलग तरफ हो, अंदर की तरफ घुमा हुआ हो और पीछे की तरफ हो, ये आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे बॉल है जो कि पीछे की तरफ घूमी हुई है, हाथ शरीर से बाहर की तरफ है और आर्म पीछे की तरफ है, मतलब यहाँ से पीछे की तरफ है। अगर इस पोजीशन पे आपके कंधे पर कोई बाहरी फोर्स लगता है बहुत जोर का, तो उस टाइम पे हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाएगा। मतलब कि एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि हमारा बॉल आगे की तरफ आ जाएगा, तो उस टाइम पे ऐसे पोजीशन पे अगर बहुत भारी फोर्स लगता है तब हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। तो ये कैसे होता है वो हम देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। अगर आप अपने हाथ पे गिर जाते हैं और उस समय अगर आपका हाथ स्ट्रेच हो, ये देखिए ये पूरा हाथ स्ट्रेच है और हल्का सा अबडक्टेड मतलब कि अंदर की तरफ है, अडक्टेड मतलब अंदर की तरफ हाथ है और अंदर की तरफ घुमा हुआ हो, उस पोजीशन में अगर आप गिरते हैं तब आपको पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में कंधा जो होता है हमारा, बॉल जो होती है ह्यूमरस की, वो पीछे की तरफ चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन का मैकेनिज्म। अब हम टॉपिक पे बात करेंगे। हमने अभी तक देख लिया है कि शोल्डर क्या होता है, उसका डिसलोकेशन क्या होता है, डिसलोकेशन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो अब हम देखेंगे कि बैंकर्ट लीजन क्या होता है। बैंकर्ट लीजन को समझने के लिए ये सब समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको वो सब समझाया। और अब हम देखेंगे कि बैंकर्ट लीजन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो बॉल होता है वो बड़ा होता है सॉकेट से, इसलिए वहाँ एक एक्स्ट्रा रिम होती है फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई, जिसे हम रेनॉइड रिम कहते हैं। अब अगर उसमें टूट जाए, टियर हो जाए, उसको हम कहते हैं बैंकर्ट लीजन, और उसका मेन कॉज होता है डिसलोकेशन। अगर आपका कंधा बार बार डिसलोकेट हो रहा है, रिपीटेड डिसलोकेशन उसमें बना हुआ है, कई बार होता जा रहा है, जिस कारण से उसके आसपास की मसल्स, लिगामेंट सब लूज होते जा रहे हैं, तो लैब्रम में टियर हो जाता है, टूट जाती है लैब्रम, तो उसको हम कहते हैं बैंकर्ट लीजन। ये देखिए, ये आपका ह्यूमरस है, ये आपका सॉकेट है स्कैपुला का, ये रिम बनी हुई है चारों तरफ, और यहाँ से ये इसमें क्रैक आ गया है, जिसे हम कहते हैं बैंकर लीजन। इसका मेन कॉज यही होता है कि बार बार अगर डिस्लोकेशन आपके कंधे में रिपीट हो रहा है तो बैंकर लीजन होने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा रहते हैं, और उसके आसपास के जो कनेक्टिव टिश्यूज, जो उसके लिगामेंट है, मसल्स है, जॉइंट कैप्सूल है, बर्सा होती है, ये सब जो है ये भी लूज हो जाती है, इनमें भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है बैंकर लीजन। तो बैंकर लीजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सॉफ्ट टिश्यूज बैंकर लीजन और बोनी बैंकर लीजन। सॉफ्ट टिश्यू बैंकर लीजन में क्या होता है कि जो हमारा एंटीरो इंफीरियर लैब्रम है, मतलब कि बाहर की तरफ और नीचे की तरफ का जो लैब्रम का एरिया है, मैं इसमें आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये बाहर की तरफ और नीचे की तरफ का लैब्रम एरिया है। अगर इसमें डैमेज हो जाता है और साथ ही साथ जो उसका कैप्सूल है, हमारे जॉइंट कैप्सूल जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, और हमारा जो जॉइंट के आसपास का लिगामेंट है, इंफीरियर ग्रीनोह्यूमरल लिगामेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि नीचे की तरफ होता है कंधे में, इस जगह पे होता है आपका इंफीरियर ग्रीनोह्यूमरल लिगामेंट। अगर उसमें टूट जाए, उसमें भी क्रैक हो जाए, टूट जाए,
तो हम उसे कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज बैंकर्ट लीजन। आपकी जो लैब्रम है वो एंटीरो इंफीरियर साइड से ब्रेक हो जाएगी, कैप्सूल उसमें स्ट्रेच हो जाएगा और लिगामेंट भी टूट जाएगा जो नीचे प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यूज बैंकर्ट लीजन। अब हमारा दूसरा आता है बोनी बैंकर्ट लीजन। ये सॉफ्ट टिश्यूज के बाहर का जो एरिया है उसमें होता है। इसमें भी सेम एंटीरियर इंफीरियर ग्लेनोडेंड्रम का जो एरिया होता है उसमें क्रैक होता है, पर इसके साथ साथ उसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है, साथ में वो अपने बोन का कुछ हिस्सा भी टूट जाता है। मैं आपको इसका इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए। बोनी बैंकर्ट लीजन में ये जो स्कैपुला का कुछ बोनी पार्ट है वो भी साथ में टूट के बाहर आ जाए, तो इसे हम कहते हैं बोनी बैंकर्ट लीजन, जिसमें लैब्रम तो टूटती है, साथ ही साथ उसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है, बोन भी टूटती है, उसे हम कहते हैं बोनी बैंकर्ट लीजन। इसका डायग्राम है। अब हम इसका कॉज देखेंगे कि ये क्यों होता है, शोल्डर डिस्लोकेशन क्यों होता है, जिस कारण बैंकर लीजन होता है। तो दोनों के सेम कॉज ही है, सिमिलरली रहते हैं। तो मैंने कॉमनली स्लाइड बनाई है उसकी, जो मैं आपको बताती हूँ। पहला हमारा होता है कार एक्सीडेंट। अगर आपका कार का एक्सीडेंट हो जाए और उस टाइम पे आपके शोल्डर पे, आपकी सॉकेट पे इतना तेज का फोर्स लगे कि शोल्डर डिस्लोकेशन के साथ साथ लैब्रम भी टूट जाए, तो उस कारण से भी आपको बैंकर्ट लीजन या शोल्डर डिस्लोकेशन हो सकता है। अगर हम स्पोर्ट्स में देखें तो जो फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, इसमें जो प्लेयर होते हैं वो आपस में आगे से पीछे की तरफ धक्का देते हुए या धक्का मारते हुए या गलती से धक्का लग जाए इस तरीके से भागते हुए इस गेम को खेला जाता है, तो उसे हम क्रैशिंग इंजरी भी कहते हैं। तो अगर आपके कंधे पर आगे से या पीछे की तरफ इतना भारी फोर्स लगे किसी आदमी द्वारा फुटबॉल या हॉकी प्लेयर में, कोई और दूसरे खेल में, कि आपका कंधा, आपके कंधा जो है वो जगह से आगे की तरफ हो जाए और इतना तेज फोर्स लगे कि लैब्रम भी साथ में टूट जाए, तो भी आपको बैंकर्ट लीजन हो सकता है और शोल्डर डिस्लोकेशन भी हो सकता है। अगर स्पोर्ट्स में ही हम आगे देखते हैं कि जो जिम्नास्टिक होते हैं, रोलर बैंडिंग वाले होते हैं या स्केटिंग वाले जो प्लेयर होते हैं, जो वो एथलीट्स होते हैं ये वाले, अगर वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाएं, एकदम से कंधे के बल वो नीचे लैंड कर जाएं, तो उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है। अगर बहुत हाइट से वो बहुत स्पीड के साथ नीचे को गिर रहे हैं, या एकदम से स्केटिंग के टाइम पर ऐसा होता है कि दो स्केटिंग कर रहे हैं और बहुत जोर से धक्का लग जाए, स्केटिंग फोर्स भी है, सामने वाले इंसान का फोर्स भी है, तो इसमें भी आपका कंधा डिस्लोकेट हो सकता है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा है कि वो लैब्रम में टियर कर जाए तो बैंकर्ट लीजन भी हो सकता है, तो इस कारण से भी आपको बैंकर्ट लीजन हो सकता है। अगर हम स्पोर्ट्स से हटा के देखें तो कोई बहुत ऊंचाई से गिर जाए, जैसे सीढ़ी हो गई, छत हो गई, अगर इस जगह से कोई गिर जाए अपने कंधे के बल, या फिर डिसलोकेशन हो जाए उस गिरने में, या इतना तेज से फोर्स लगे कि आपका जो लैब्रम है वो टियर हो जाए, साथ में फ्रैक्चर भी हो जाए, तो उस कारण से भी आप अगर ऊंचाई से गिर रहे हैं तो भी आपको बैंकर्ट लीजन हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ओवर यूज इंजरी। कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स भी ना देखें, पहले हम स्पोर्ट्स देखते हैं। जैसे स्विमिंग हो गई, टेनिस प्लेयर हो गए, वॉलीबॉल प्लेयर हो गए, बास्केटबॉल प्लेयर हो गए, जिम्नास्टिक हो गए, वेट लिफ्टर हो गए, ये सब जो होते हैं अपने कंधे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वेट लिफ्टर को तो बहुत हैवी वेट लिफ्ट करके अपने ओवर हेड पे लेके जाना पड़ता है, मतलब सर के ऊपर उसको लेके जाना पड़ता है। तो ये सब जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने कंधे का, जिसके कारण कि शोल्डर के आसपास के जो लिगामेंट है, मसल्स हैं, वो या तो वीक हो सकती हैं, इनस्टेबिलिटी आ सकती है, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, स्ट्रेन भी आ सकता है। अगर उस टाइम पे क्या, अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो अपने कंधे का, तो उसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया है, जो लिगामेंट, जो मसल्स है, वो लूज हो गई हैं, तो वो धीरे धीरे कंधे को उसके सॉकेट से डिसलोकेट कर सकती हैं, क्योंकि मेनली जो हमारा कंधे का जॉइंट होता है वो इन इन सब चीजों से, लिगामेंट, मसल्स हो गई, लैब्रम हो गई, इन सब से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका बेसिकली आपस में कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो इन सब चीजों से स्टेबिलिटी लेता है।
अगर ये ही लूज हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि शोल्डर डिस्लोकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर उसके बावजूद भी बार बार डिस्लोकेशन हो रहा है तो बैंकर लीजन देखने को मिल सकता है। अगर हम ओवरेज इंजरी में एथलीट्स के अलावा देखें तो जो वर्कर्स अपने हाथ का इस्तेमाल अपने सर के ऊपर ज़्यादा करते हैं, जैसे हैमर हो गया, हैमर कील ठोकने वाले जो होते हैं, अगर वो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक यही काम कर रहे हैं कोई, तो उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि बार बार कंधे का यूज हो रहा है कील ठोकने के लिए, तो शोल्डर में वीकनेस आ सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जिसके कारण की शोल्डर डिसलोकेशन या फिर बैंकर रीजन देखने को मिलता है। लूज लिगामेंट, इसमें जेनेटिक भी हो सकता है और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं प्रॉपरली तो भी हो सकता है। अगर आपके लिगामेंट मसल्स लूज है, वीकनेस है, ये जेनेटिक कॉज भी हो सकता है या फिर ओवर यूज इंजरी के कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपका लिगामेंट बहुत लूज हो तो वो होल्ड करके नहीं रख पा रहा है आपके शोल्डर जॉइंट को, जिस कारण कि आपको बैंकर लीजन या शोल्डर डिस्लोकेशन हो सकता है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि अगर आपको जब ये होता है तो क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है दर्द। जैसे आप अपने सर के ऊपर का कोई भी मूवमेंट करेंगे अपने हाथ से तो आपको दर्द फील होगा। रात में या किसी भी एक्टिविटीज में आप अगर अपने हाथ को आपके सर के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। और अगर आपको ये भी फील होगा कि अगर आप रेस्ट पे हैं तो ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है। यूजुअली क्या होता है, अगर हमें कोई दर्द होता है तो हम रेस्ट कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, पर ये जो दर्द इसमें होता है वो रेस्ट करने पर ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा इंस्टेबिलिटी और वीकनेस। आपको ऐसा फील होगा कि आपका कंधा बहुत लूज है, उसमें कोई ताकत ही नहीं है, किसी चीज को करने की ताकत नहीं है। अगर आप बेड पे रोल भी हो रहे हो, सीट बेल्ट मार रहे हो, ग्लास उठा रहे हो, रोटी बना रहे हो, डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंधे में जान ही नहीं है। बहुत आपको लाइट फील होगा, लूज फील होगा कि कुछ है मेरे कंधे में बहुत लूज, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अनस्टेबल फील हो रहा है, ऐसा आपको फील होगा। आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी आपके कंधे में। ये भी आपको देखने को मिलता है बैंकर रीजन में। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। आप अपने हाथ का इस्तेमाल पूरी रेंज में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बैंकर रीजन या शोल्डर डिस्लोकेशन है तो आप आपका हाथ पूरी तरीके से फुल रेंज में नहीं उठाएंगे। कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे जिस आपको दर्द होने लगेगा हाथ में, एक रेंज पे आके आपको हाथों में दर्द होने लगेगा, तो आपको लिमिटेड रेंज भी आपके हाथ में आपको दिखाई देगी। अगर आप कुछ कैच करना चाह रहे हैं, कुछ पकड़ना चाह रहे हैं, कुछ ड्रिल करना चाह रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको वो काम नहीं होगा। आप उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको इतनी इंस्टेबिलिटी फील होती है हाथ में कि आप उसको ठीक से कैच भी नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। और एक पॉपिंग पॉपअप साउंड भी आपको उसमें से सुनाई दे सकता है। मतलब नॉर्मली पॉप करके आपको आपके कंधे में से साउंड सुनाई दे सकता है। अगर आप कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कैच करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। अब आता है डायग्नोसिस कि अगर आपको बैंकर लीजन है या आपको ये सब सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको बैंकर लीजन है, शोल्डर डिस्लोकेशन है या नहीं है। तो इसका एकमात्र डायग्नोसिस है कि आप अपना एमआरआई करवाएं। फिजिकल एग्जामिनेशन और आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि पहले आपको डिसलोकेशन हुआ है, कितनी बार हो गया। इससे तो बहुत नॉर्मल हो सकता है कि आपको बैंकर लीजन हो जाए। बाकी कंफर्म करने के लिए आपको एमआरआई स्कैनिंग करवानी रहेगी, जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको बैंकर लीजन है या नहीं है। आपको इस इमेज में देखिए, ये आपका बॉल है और ये सॉकेट है और ये इसके चारों तरफ जो व्हाइट कलर का एरिया है ये लेब्रम है। इसमें यहाँ आपको टीयर दिख रहा है, ये कंटिन्यूस नहीं जा रही है यहाँ पे, इसमें आपको टीयर दिख रहा है यहाँ पे। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा एमआरआई से कि आपको बैंकर लीजन है। तो आई होप कि मीरा फिजियो द्वारा जो आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया गया है बैंकर रीजन में, ये आपको पसंद आए, आप इसे बहुत पसंद करें और आपको हेल्दी रहने में, स्वस्थ रहने में ये आपको मदद करे और आपको डिटेक्ट करने में कि आपको बैंकर रीजन है या नहीं है।
ये डिटेक्ट करने में भी आपको मदद करे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।